हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी चैप्टर स्टार्ट की थी, जिसका 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये उसका कंटिन्यूएशन होगा। आगे हम लोग ऑलरेडी हमने कवर किया था कि कौन से पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एंड सेकेंड, उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन सा पर्सन लायबल नहीं होता रजिस्ट्रेशन के लिए। अब थर्ड टॉपिक जो है अपना सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि भाई तुम जो ऊपर पढ़े थे सेक्शन 22 में कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, बट ये सेक्शन ये कहता है कि आप 22 में भले आप रजिस्ट्रेशन नॉट लायबल हो, स्टिल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेक्शन 24 कहता है। तो इनडायरेक्टली ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि सेक्शन 22 कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट सेक्शन 24 मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ पर्सन्स है जो ऑलमोस्ट कितना है 13, 10, 11, 12 पर्सन्स है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, भले उन्होंने सेल किया हो या ना किया हो या कुछ भी, मतलब जो 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया हो तो उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाता है सेक्शन 24 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं कह दूं, जिन जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये वीडियो गए नहीं है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, राइट, तो उनसे शेयर कीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस बोला है, तो कुछ केसेस है जहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बन जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे 12 पॉइंट्स है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट जैसा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 22 सबसेक्शन 1 में हमने थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात की थी। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस सेक्शन, मतलब भाई तू ऊपर जो भी बोल रहा है वो थोड़े देर के लिए भूल जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये समझो वो बेटे की कैटेगरी में था और ये उसके डैड की कैटेगरी में, तो ये टाइप का सेक्शन है। ये सेक्शन ओवरराइड करता है प्रीवियस सेक्शन को। ठीक है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फर्स्ट कौन है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का है। अभी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई नहीं, सिर्फ एक बार हम शॉर्ट में देख लेते क्या क्या कवर हो रहा है। फिर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिखा है। उसके बाद रिवर्स चार्ज में जो पर्सन पे करता है उसके बारे में कुछ लिखा है। उसके बाद में सेक्शन सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 के बारे में कुछ लिखा है। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके बारे में भी कुछ लिखा है। ये सब पर्सन को कंपलसरी टैक्सेबल मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में डिडक्शन, जो टीडीएस का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर 51 सेक्शन में जो है पर्सन, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन टैक्सेबल पर्सन। ओके ठीक है, वो हो गया। एजेंट और अदरवाइज, एजेंट का भी कुछ रोल है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद में ई कॉमर्स ऑपरेटर है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर से आया सेक्शन 52 के हिसाब से। देखते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं इसका। आगे क्या, सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रावल सर्विसेज एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे 13 पॉइंट्स है जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने कुछ लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। जो पर्सन इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मैं सप्लाई करूंगा तो उसको इंटरस्टेट कहा जाता है। महाराष्ट्र से अगर मैं गुजरात में सप्लाई करूंगा उसको इंटरस्टेट कहा जाता है। अगर महाराष्ट्र से ही महाराष्ट्र के अंदर ही कोई सप्लाई करता हूं तो उसको इंट्रास्टेट कहा जाता है। ये क्लियर है। तो इंटरस्टेट में जब कोई ट्रांजैक्शन होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो भले वो एक ही गुड्स बेचता हो या कुछ भी करो, एक बार सप्लाई किया हो तो भी उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट देखा नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर वही बोला है इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये दो होगा। तो देखो सेंटेंस क्या अच्छा से लिखा है यहाँ पर, इफ फर्स्ट वाला इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इफ अ पर्सन मेक्स इवन अ सिंगल इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ही विल लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो आपके पूरे साल भर में आपने एक भी सेल नहीं किया हो, और अच्छा एक ही आपने सेल किया, वो भी महाराष्ट्र से बाहर, या फिर समझो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। तो वो एक भी सेल किया ना, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बनता है। आगे क्या बोलता है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो एक स्टेट ऑफ गुड्स है और एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड के केस में आप एक भी सेल करते हो तो आपको टैक्सेबल, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सेकेंड इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होगा, कंडीशंस दिया है, एग्जेम्पशन दिया है, कुछ नीचे हाईलाइट किया हुआ है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स और एग्जेम्पशन फॉर जॉब वर्कर्स। देखो ये पॉइंट को मैं अच्छे से नीचे टेबल बनाया, उससे आपको समझाता हूं, उसके बाद आप एक बार रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अब इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई में भले वो सिंगल सप्लाई हो, ठीक है, तो उसमें दो पार्ट किया गया है। एक पार्ट है इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स से, दूसरा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। ठीक है, ये दो चीज है। आगे क्या है, जब गुड्स के केस में आता है, भले आप एक कोई भी गुड्स आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, सर्विस आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स करते वक्त आप एक बार भी कोई इंटरस्टेट सप्लाई करोगे, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। आगे क्या है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस में रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, एक्सेप्ट क्या बोलता है, ये दो लोगों को है ना रजिस्ट्रेशन माफ कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंटरस्टेट भी करो तो आपको माफ है। वो कौन दो लोग हैं, सबसे पहला एग्जेम्पशन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। अगर मेरे जैसा कोई स्मॉल ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस का बात कर रहा हूं मैं, गुड्स की नहीं, गुड्स को तो कंपलसरी बन गया उनको, ठीक है, अब सर्विस दे रहा हूं मैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर मैं कोई इंटरस्टेट में सर्विस देता हूं, अगर मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूं, स्मॉल टैक्स पेयर, सर स्मॉल टैक्स पेयर कौन है, तो नीचे देखो, जिसका एनुअल एग्रीगेट एनुअल जो टर्नओवर होता है वो लेस देन कितना है, 20 लाख और 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट को और डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है। तो मैं अगर स्मॉल ट्रेडर हूं जिसका 20 लाख से कम या 10 लाख से कम जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, उनके हिसाब से अगर मैं उतना सर्विस प्रोवाइड करता हूं, स्मॉल टैक्स पेयर हूं, तो मुझे कोई भी इंटर स्टेट भी करता हूं तो ट्रांजैक्शन मुझे कोई रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं बनता। ये सिर्फ इन केस ऑफ सर्विसेस है। गुड्स के केस में भले वो मैं 10 लाख के अंदर हो या 20 लाख के अंदर हो, मैं स्मॉल ट्रेडर भी, टैक्स पेयर भी हो तो भी चलेगा, आपको लेना पड़ेगा कंपलसरी। नेक्स्ट कौन है, एग्जेम्पशन फॉर द जॉब वर्कर। जॉब वर्कर कौन होते हैं, जो खुद क्या करते, फिनिश गुड्स नहीं बनाते, फिनिश गुड्स बनाने वाले को क्या करते, मदद करते, मदद करके कुछ पार्ट्स उसके बना के देते ताकि वो फिनिश गुड्स में इंस्टॉल करके क्या किया जाए, सेल किया जाए। ठीक है, तो जॉब वर्कर एक मिडल मैन होता है। ठीक है, तो हु आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अगर कोई जॉब वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है तो उसको भी क्या है, माफ किया गया है, उसको भी क्या है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए भी एक्सेप्शन है, अगर जॉब वर्कर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, अगर जॉब वर्कर वो 22(1) में हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर 10 लाख 20 लाख और 40 लाख का वो कुछ लिमिट था, राइट, अगर वो क्रॉस करता है वो, तो उसको लेना पड़ेगा कंपलसरी। ऐसा नहीं कि 24 ने बोला आपको माफ है तो माफ है, ऐसा नहीं है, 22 का सुनना पड़ेगा फिर। ठीक है, बट जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो आपको क्या माफ है। उसके बाद में पर्सन ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर जॉब वर्कर खुद से उसको चाहता है कि वो जाके रजिस्ट्रेशन ले तो उसको कोई रोका नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है बिंदास आप क्या करो, आके रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपको 22 भी मत सुनो, आप 24 भी मत सुनो, आप वॉलंटरी आके ले सकते हो, कंपलसरी ने जबरदस्ती नहीं किया है। ठीक है, एक्सेप्शन है। उसके बाद में पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। तो जो जॉब वर्कर ये बिजनेस में, कौन से बिजनेस में, ज्वेलरी के, गोल्ड स्मिथ के, सिल्वर स्मिथ के, ये सब लेडीज लोग को ज्यादा पता होगा, राइट, तो ये सब बिजनेस में अगर जॉब वर्कर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा है, राइट। अगर ये चीजों में नहीं फॉलो होता है ऊपर तो जॉब वर्कर को माफ है। ठीक है,
जॉब वर्कर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता है तो उसको माफ है। जॉब वर्कर अगर वो खुद से होके वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो उसको माफ है। अगर जॉब वर्कर अगर वो ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ ये सब आर्टिकल्स में बिजनेस कर रहा है और इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो उसको माफ नहीं होगा। तो इसके अलावा ये 3 के अलावा होगा जॉब वर्कर तो उसको माफ है। ये क्लियर है, सिंपल चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये वीडियो को रोक लेना और थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेना, सिंपल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे में क्या है अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, रुको, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है मिस्टर मनीष एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हैज नो प्लेस ऑफ पोजेशन इन भुवनेश्वर ओडिशा, सप्लाई टैक्सेबल सर्विस टू इन्फोसिस और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो एक मनीष नाम का बंदा है जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है जीएसटी में उसने अभी तक, बट वो सर्विस किसको दे रहा है, वो सर्विस इन्फोसिस लिमिटेड को दे रहा है जो रजिस्टर्ड है बेंगलोर में। मतलब एक ओडिशा से ट्रांजैक्शन किधर हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है। अब ओडिशा और दोनों अलग अलग स्टेट है, राइट, स्टेट में पड़ते हैं। तो तुम्हारा काम क्या बनता है, अब ये क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। सिंपल है, इंटरस्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये इंटरस्टेट बना, इंट्रा नहीं, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट होता है। नेक्स्ट क्या है, ही इज लायबल फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कब बनेगा, ये याद रखना। अगर वो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल टैक्स पेयर है, तो वो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट, यही था पढ़ा हमने। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, ये बोल दिया। एनी पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई कंपल्सरी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो बोला कोई भी एक सिंगल भी ट्रांजैक्शन करता है इंटरस्टेट तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट उसमें 2 चीज आती है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स आता है, एक सप्लाई ऑफ सर्विस आता है। सप्लाई ऑफ गुड्स में तो लेना पड़ेगा उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस में कुछ एक्सेप्शन है, अगर वो स्मॉल टैक्स पेयर है तो उसको माफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर द सर्विस प्रोवाइडर, ये कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो गुड्स नहीं है तो बाजू में रखो। गुड्स वाले केस बाजू में ये वाला अप्लाई नहीं होता है अपने को, तो अपने को अप्लाई क्या होता है, अपने को कंपल सर्विस अप्लाई होता है। सर्विस के टाइम पे स्मॉल टैक्स पेयर है क्या, वो देख लेना एक बार उससे, ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर है या नहीं। तो उसने क्या लिखा है, ठीक है, हाउएवर द सर्विस प्रोवाइडिंग एग्रीगेट सप्लाई इंक्लूडिंग इंटरस्टेट 20 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये नोटिफिकेशन। सो द मनीष इज नॉट लायबल टू पे आईजीएसटी, ठीक है। सो सिंस द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर हिम, ये क्लियर हो गया। जैसा अपना चार्ट था उस हिसाब से प्रॉपर है, मतलब इसने अमाउंट नहीं दिया यहाँ पर कहीं पर भी कि मनीष ने कितना सर्विस दिया। अगर वो 20 लाख से कम होगा मनीष, राइट, ओडिशा से किया है, बेंगलोर में दिया है सर्विस, तो अगर 20 लाख से कम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल टैक्स पेयर मान के इसको एग्जेम्पशन माफ बोल देना। ठीक है, आगे बढ़ते। मिसेस मून प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई, डेट है 1/4/2019, हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। 1920 का कुछ फॉलोइंग डिटेल्स दिए। देखो जब आगे क्या है, इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे क्या पूछता है, इज मिसेस मून प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 मतलब ये वाला पॉइंट, इफ इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 1। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वो सबसे पहले ये बता रहा है कि इतने सारे मैंने सेल किए हैं, सप्लाई किए, कुछ इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया मैंने फर्स्ट पॉइंट में, फिर इंटरा स्टेट किया सर्विसेज विद इन, फिर नॉन टैक्सेबल किया, फिर एग्जेम्प्टेड किया, फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट भी किया। तो ये सारे चीज़ मिलाकर तुम बताओ कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं। देखो जब ये चीज़ आता है ना तो अपना एक क्वेश्चन बनता है कि मेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट देखना चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, सबसे पहले 22 पढ़ा था हमने, राइट, थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे हम। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में अगर आप देखोगे तो सभी चीज लेते हैं। देखो एग्रीगेट टर्नओवर हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे इसके, राइट, ये चैप्टर में जो फर्स्ट सेशन हुआ अपना, इससे प्रीवियस 2 वीडियोस, उसमें हमने क्लियरली समझ के लिया था। तो एग्जेम्प्टेड भी चीज आती है एनुअल टर्नओवर में,
ये एग्रीगेट टर्नओवर दिख रहा है, ये एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालते हैं हम सब कुछ लेते हैं ऑलमोस्ट, तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले, टोटल कितना हुआ 18.60। देखो 18.60 है, और ये पर्सन चेन्नई का है, चेन्नई का मतलब उसको 20 लाख का लिमिट है। तो 20 लाख का लिमिट है, तो मेरा काम क्या बनता है, इसको रजिस्ट्रेशन लेनी कंपलसरी नहीं, ऐसा बोल दूंगा। बट याद रखना सेक्शन 24 क्या बोलता है, अभी जो हमने पढ़ा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब बनता है, जब कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है। तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करो, देखो फर्स्ट पॉइंट ही हमने पढ़ा था, राइट। ये देखो वर्ड्स समझो आप, टैक्सेबल, ये इंटरस्टेट टैक्सेबल होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, टैक्सेबल लिखा है, एग्जेम्प्ट नहीं लिखा है, एग्जेम्प्ट नहीं लिखा है, सिर्फ टैक्सेबल लिखा है। तो इंटरस्टेट को टैक्सेबल करते हो तो कंपलसरी होता है। मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन में जो है उन्होंने क्या दिया, इंटरस्टेट तो दिया है, राइट, इंटरस्टेट तो दिया, बट एग्जेम्प्टेड है, वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड है तो मुझे कोई रजिस्ट्रेशन लेने का कंपलसरी नहीं बनता है, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20 लाख, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो ये यहां तक मैं समझ गया, आगे क्या बोलना चाहता है उसने। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा मुझसे, इफ अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दूं, अगर फर्स्ट पॉइंट को, ये पॉइंट को हटा के, ये पॉइंट को हटा के, फर्स्ट वाले पॉइंट को, इसकी जगह मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दूं तो क्या होगा। देखो भाई, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दे तो इवन वन सिंगल ट्रांजैक्शन भी करोगे ना आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अनलेस वो स्मॉल ट्रेडर ना हो। बट यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, तो उसको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो ये बोलता है यस आंसर इज डिफरेंट इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो गुड्स लिखा है, इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इसमें, गुड्स है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ ये नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है, ये गुड्स भी दे रहा है। अब गुड्स देगा तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये सेक्शन वही बात कर रहा है, ये क्वेश्चन वही बात कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझा होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है 3.22 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अभी ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर खुद से बोला है कि नीचे पैरा 4 में हमने डिटेल में दिया है, तो वहां पे पढ़ लेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्या है, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको 1000 बार बताया है कि क्या होता है, फिर भी एक टेबल शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में जब एक सप्लायर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। सप्लायर सप्लाई करता है सर्विस और ये क्या करता है, पेमेंट करता है। पेमेंट किसके साथ करता है, जीएसटी के साथ करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेमेंट किसके साथ करता है, जीएसटी के साथ करता है। अब जीएसटी के साथ पेमेंट करता है तो जीएसटी किसके पास चला गया, सप्लायर के पास, तो सप्लायर गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करता है। बस इतना सिंपल है, ये कौन सा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिसीवर और सप्लायर होता है। अब रिसीवर क्या करता है, पेमेंट तो करता है बट विदाउट जीएसटी करता है, जीएसटी पे नहीं करता है, वो सिर्फ पेमेंट करता है नॉर्मल। तो जीएसटी कौन पे करेगा, तो रिसीवर गवर्नमेंट को अपना जीएसटी जाके भरता है। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो लोग हैं, सप्लायर है और रिसीवर है। और सप्लायर और रिसीवर में रिसीवर जो है उसका काम बनता है क्या करना, गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरना। तो चलो वो पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहां पर बोलता पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज शैल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो अगर मैं कोई सर्विस लेता हूँ और मुझे गवर्नमेंट को, मतलब सर्विस लेता हूँ, मैं रिसीवर हूँ, सामने वाला सप्लायर है
और सामने वाला सप्लायर को मैं सिर्फ नॉर्मल पेमेंट करता हूँ, जीएसटी मैं खुद से जाके गवर्नमेंट को भरता हूँ। तो मैं जब खुद से जाके गवर्नमेंट को भरूंगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एग्जेम्पशन दिया है कुछ सप्लायर के लिए शायद ये एग्जेम्पशन। हाउएवर अ पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड, ओनली वर्ड समझो, ओनली सिर्फ एंगेज्ड है इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, द टोटल tax on which liable to pay reverse charge by the recipient of such goods and services have to obtain exemption from the supply। रुकिए 2 मिनट। हाँ, तो एग्जेम्पशन किसको दिया गया है, नीचे एग्जेम्पशन जो पॉइंट है वो किसके लिए, सप्लायर के लिए। समझो मैं कोई सप्लायर हूँ, ठीक है, आप रिसिपिएंट हो। अब मैं सप्लाई ना सिर्फ वही सर्विस कर रहा हूँ या वही गुड्स कर रहा हूँ जिस पे टैक्स आप जाके गवर्नमेंट को भरोगे, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला ही मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सप्लाई करता हूँ। ओनली वर्ड लिखा है ना वहाँ पे, तो ओनली का मतलब ये है कि मैं सप्लायर जो हूँ, मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ, मैं कोई भी गुड्स बेच रहा हूँ, वो हर चीज़ क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाले को पे करना पड़ता है, मुझे जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं बनता है। तो किसको लेना पड़ेगा, उसकी जगह सामने वाला जो है रिसीवर, उसको रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, रिसीवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर मैं सप्लायर हूँ और स्पेसिफिकली सिर्फ मैं वही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, तो ऐसे केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं बनता है। बस इतना ही कह रहा है। तो 2 व्यू है, एक रिवर्स चार्ज में याद रखना, रिसीवर के लिए तो कंपलसरी ही है, सप्लायर के लिए भी कंपलसरी है। बट कैसा है, मैं अगर सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होते, अगर मैं दूसरा नॉर्मल भी बेचने लगा नॉर्मल मैकेनिज्म में, तो फिर मुझे कंपलसरी भरना ही, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। पर्सन एंगेज टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सेलर्स को। सेलर्स आते वहाँ पे अपना सेलर अकाउंट ओपन करते, वहाँ से अपने गुड्स को लिस्ट करते और साइट पे, और वो क्या करते, सेल करते। तो इको जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है, इको who provide a platform supply to make a supply through its, ठीक है, सॉरी, make supply through its shall require to register under this act। तो अमेजोन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास कि भाई मैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, ये सब उससे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बट उसमें भी क्या है, कुछ है एग्जेम्पशन फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर सप्लाइंग थ्रू इको। देखो एक होता है इको, देखो मैं इसके लिए मैंने कुछ बनाया नीचे, वो अपन एक बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। हाँ देखो, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) का जो है सेक्शन, वो इको के रिलेटेड है। तो उसमें 2 लोग आते हैं, एक होता है इको कौन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए तो कंपलसरी बन जाता है। एग्जांपल जैसा अमेजोन हो गया। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को, सामने वाला क्या करता है, ट्रेडर है वो, ट्रेडर, तो वो ट्रेडर सप्लाइंग थ्रू इको, वो क्या करता है, इको का जो है प्लेटफॉर्म यूज करके क्या करता है, वो अपना गुड्स को सप्लाई करता है। तो उसके लिए क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन। तो वही बोलना चाहता है, अबाउ थ्रेशोल्ड लिमिट होगा तो रजिस्ट्रेशन उसका क्या रहेगा, लायबल बनेगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट होगा। देखिए सिंपल चीज़ है, वो ऊपर इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये समझ गया टेबल तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करो और लिख लो वहाँ पे अच्छे से टेबल, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, चलो आगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। हाँ क्वेश्चन तो है एक, क्या बोलता है, वेदर मेसेस होम स्टे प्राइवेट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन थ्रू Airbnb एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। तो होम स्टे एक सर्विस ट्रेडर है, समझो ट्रेडर है, और Airbnb जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब ये अमेजोन जैसा है Airbnb। ठीक है, अमेजोन है, और जो सेलर है जो मेन, वो होम स्टे, मतलब 2 अलग अलग है, एक ट्रेडर है और एक
तो ट्रेडर के लिए क्या है, जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वही लिखा रहेगा यहाँ पर, एक बार देख लो। इको तो लायबल है फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। इवन दो द प्रोवाइड सर्विस थ्रू इको इज नॉट रिक्वायर्ड टू, क्यों नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि वो बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट होगा। तो एक बार पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा, सिंपल चीज़ है, वो टेबल के हिसाब से बना है। नेक्स्ट क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई कोई लग रहा है, राइट, बाहर से कोई आया हुआ है बंदा है जो नॉन रेसिडेंट है, तो वो अगर बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो कंपलसरी बनता है। बट वो डिटेल हम डिस्कशन कब करेंगे, वो आगे पैरा 4 में डिस्कस कर लेंगे। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 कुछ टीडीएस की बात करता है, डिडक्शन ऑफ टैक्स की बात करता है। वो भी क्या है, जो सेक्शन 51 जिसको अप्लाई होता है, जिसको टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। और वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सी है, ठीक है। तो सिर्फ याद रखना, उनको कंपलसरी हो जाता है। इतना डिटेल में जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, निकल जाएगा, फिलहाल शॉर्ट में समझ के लो। उसके बाद में क्या, एजेंट। एजेंट कौन होता है, देखो एजेंट कौन होता है, एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ये 10 बार आपने सुना होगा। प्रिंसिपल क्या करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। एजेंट क्या करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करता है वो भी, बट किसके बिहाफ में करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है। किसके बिहाफ में करता है, प्रिंसिपल। मतलब ये प्रिंसिपल जो है उसको कमीशन देता है, बोलता है भाई मेरा गुड्स एंड सर्विसेज को बेच तू मार्केट में, तेरे को कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है ऐसे टाइम पे। अगर एजेंट कोई प्रिंसिपल का गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, उसके बीच पे कमीशन कमाता है वो, तो उसका काम बनता है उसको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एजेंट का जो है एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 16। पॉज करता हूँ, पॉज नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। चलो, आप भी क्या है, Mr. X, a dealer dealing with the intra-state supply of goods and services, has placed a business in India। ठीक है, तो मिस्टर एक्स डीलर है, कोई डील कर रहा है, उसका सप्लाई बताया गया है यहाँ पर। सेल किया उसने टैक्सेबल गुड्स चेन्नई से 1 लाख का, सप्लाई किया टैक्सेबल गुड्स बेंगलोर से 50,000 का, सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड वो भी किया, एक्सपोर्ट किया, ये किया। एंड लास्ट में एक सेंटेंस है, वो क्या लिखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग एजेंट के बिहाफ में। मतलब देखो, ऊपर कुछ भी क्या हो, उसने एजेंट जैसा काम किया ना बीच में, किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में। तो किसी का गुड्स बेच के देने का काम कर रहा है, बेच रहा है और बीच में कमीशन कमा रहा है। तो ऊपर के 4 पॉइंट्स मुझे हो ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रेशोल्ड लिमिट देखूँ या नहीं देखूँ, बट मुझे इतना पता चला ये एजेंट का भी काम करता है। एजेंट का काम किया तो उसको क्या हो जाता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देखते क्वेश्चन में क्या मतलब सोल्यूशन में क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो, सबका टोटल किया उन्होंने, बोला भाई 18,60,000 का ही बिजनेस बना है, मतलब ये 20 लाख से कम है। 20 लाख से कम है मतलब वो क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत नहीं है। डज नॉट एग्जिट 20 सो द एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। हावेवर पर ध्यान रखना, Mr. X is required to register under since he makes an export, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई भी करता है, सिंस ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई एज एन एजेंट भी करता है। देखो याद करो कि हम इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, टैक्सेबल सप्लाई करेंगे इंटरस्टेट तो आपको लेना पड़ेगा, तो वो भी कर रहा है और प्लस एजेंट भी बना है, तो दोनों साइड से वो क्या है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको एक टेबल थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्सन, एक बड़ा सा आप बोल सकते हो कि कंपनी है। कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, मोस्टली देखोगे आप, एक हेड ऑफिस होता है और बाकी बहुत सारे फैक्ट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और बहुत सारे, ये समझो सारे फैक्ट्रीज है, बगल में जितने 4 है फैक्ट्रीज है। अब क्या होता है ना, फैक्ट्रीज को ना गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होता है, और कुछ वो गुड्स बनाती है और बेचती है मार्केट में, राइट, ये मार्केट में बेच सकती है डायरेक्टली। तो एक हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस क्या करती है, जो भी इनको रिक्वायरमेंट होता है, राइट, इनको परचेस करना पड़ता रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री है, गुड्स बनाना है, तो रॉ मटेरियल भी परचेस होता होगा। और रॉ मटेरियल जब परचेस करते हैं ये सब चीज़, ये फैक्ट्रीज, तो उनको है ना बिल चाहिए होता है, बिल। तो बिल अलग अलग नाम पे नहीं आता, और ये सारे भी जितने भी लोग हैं ना, इतने जितने भी फैक्ट्रीज बने यहाँ पर, ये हेड ऑफिस है, वो सबका पैन नंबर एक ही होता है, याद रखना। क्या बोला मैंने, उनका पैन नंबर क्या होता है, एक ही होता है, एक ही पैन पे सब रजिस्टर्ड है।
सबके सब अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग ब्रांचेस है, और मैं कौन हूँ, हेड ऑफिस हूँ। तो जब मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो रॉ मटेरियल तो ये मंगा लेते हैं, ये सब फैक्ट्रीज में चला जाता है, बट उसका जब बिल बनता है, बिल बनता है, वो बिल किसके नाम पे बनता है, वो इंपॉर्टेंट है कि अलग से इसके नाम पे नहीं बनता है, ना इसके नाम पे ना इसके नाम पे, एक हेड ऑफिस के नाम पे बनाया जाता है बिल। तो वो बिल हेड ऑफिस के नाम पे बनता है। और समझो अगर मैं 100 का मटेरियल लिया है, और 100 का मटेरियल लिया है, और इस 100 का मटेरियल में 30 मटेरियल फर्स्ट वाले को दे रहा हूँ, सेकेंड और 40 थर्ड को दे रहा हूँ, तो ये मटेरियल को मैंने बाइफरकेट करके दे दिया फैक्ट्रीज में यूज़ करने के लिए। अब जब बिल आता है वो टोटल एक ही बिल आता है, और वो किसके पास आता है, आईएसडी, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आईटीसी जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसको कैसा करता है, बांट देता है चारों में या तीनों में। तो इनपुट टैक्स यही लिखा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इशूइंग ऑफ आईएसडी। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एक बिल थ्रू क्या करता है, वो तीनों में डिवाइड कर देता है। सर ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है तीनों में डिवाइड करते हैं, ताकि अपना अपने लोग क्या कर सके, वो क्लेम कर सके। तो इसका एक ही मकसद है कि एक हेड ऑफिस है जहाँ पर पूरा टोटल बिल बन के आता है, और वो बिल को क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। तो वही चीज़ इनपुट टैक्स क्या बोलते हैं इसको, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, गुड्स के केस में नहीं होता है, ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है, वो याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना। तो इनको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर आप इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बन जाएगा। और रजिस्ट्रेशन किस में करना पड़ेगा, जीएसटी, REG 1 ऐसा कुछ है, और कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखा जाएगा आपका। सप्लायर थ्रू इको, ये फिलहाल तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उन्होंने खुद बोला है। इको तो समझ में आता है आपको, उनको भी क्या करना पड़ता है, थ्रेशोल्ड, द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट अवेलेबल। इको तो आपको भी समझा है, अमेजोन वाले को बोलते हैं। एंड दे आर लायबल टू रजिस्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ सप्लाई मेड। तो वो अमेजोन भले एक सेल करे या ना करे, या कुछ कमाए या ना कमाए, बिजनेस करे या ना करे, अगर उसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OIDR हमने ऑलरेडी बहुत प्रीवियस सेक्शन में पढ़े हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। ये इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी अगर कोई पर्सन है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नोटिफाइड पर्सन, जैसे हमने ये लास्ट वाला पॉइंट है, नोटिफाइड पर्सन। जीएसटी काउंसिल को अगर लगता है कि ये पर्सन नोटिफाई कर देंगे, नोटिफाई लिख के देंगे, भाई तुम लोगों फलाना ढिंकाना लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे उसको लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो हमने ऐसे 12 पॉइंट्स कवर किए। 12 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स हमने नीचे वेट किया कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो क्या था, कैजुअल टैक्स पेयर, और कौन था, एक था नॉन रेसिडेंट। ये दो लोगों को हमने अलग से रखा। तो वो कौन होता है, कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाता है। तो ये डिटेल में पढ़ने से अच्छा मैंने नीचे कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते एक बार। ठीक है, तो ऊपर इतना डिटेल में वो रूल्स पढ़ने से अच्छा एक बार इसको समझ के लो क्या लिखा है मैंने, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। ठीक है, हाँ। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, COR का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इशूड ओनली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन टैक्सेबल पर्सन, दोनों का एक साथ बता रहा हूँ रूल्स, कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, बट वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही होगा। मतलब 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन,
40 दिन, 50 दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा और 90 डेज, मैक्स टू मैक्स कितना, 3 महीने का टाइम दिया उन्होंने, 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर मतलब 90 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर आप बोलोगे मैं 360 दिन का स्पेसिफाइड पीरियड लिया हूँ तो 90 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते, विच एवर इज अर्लियर है, ठीक है। ओनली आफ्टर सप्लाई ऑफ कैन बी मेड, तब जाकर ही आप क्या कर पाओगे, सप्लाई कर पाओगे। अगर मैं कोई नॉन रेसिडेंट हूँ, बाहर से कोई बंदा है अपना नॉन रेसिडेंट आके यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। एक भी सप्लाई नहीं कर सकता वो बिना रजिस्ट्रेशन लिए। अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही लेना पड़ेगा, 90 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकता। एक्सटेंशन हो सकता है सर, हो सकता है, पॉसिबल है, वो आगे हम पढ़ेंगे। और 90 दिन मिलता है एक्स्ट्रा, मतलब 6 महीने तक जा सकता है ये डेट, बट वो प्रॉपर ऑफिसर एक्सटेंशन देता है तो ही जा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन हैव टू मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स अमाउंट इक्वल टू एस्टिमेट टैक्स लाइबिलिटी। इनको रजिस्ट्रेशन लेने से पहले एक बड़ा सा अमाउंट रखना पड़ता है। बड़ा सा अमाउंट नहीं, मतलब जो लायबल हो सकता है। देखो अगर आपको पता है कि 2 महीने में मेरे को ये 10 लाख का सप्लाई करना है, ये 20 लाख का सप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई, तेरे को रजिस्ट्रेशन में दे देता हूँ, बट तुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10 लाख 20 लाख का जो तू बेचने वाला है उससे पहले तुमको टैक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 10 लाख और 20 लाख पे कितना आपको टैक्स आ सकता है, और वो बेसिस पे आप क्या करो, डिपॉजिट कर दो मेरे अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, कैश क्रेडिट अकाउंट में। कैश क्रेडिट ने क्रेडिट अकाउंट होता है कुछ, हाँ, कैश लेजर में जमा कर दो, वो रखो। आप जब पेमेंट करोगे टैक्स, मैं वहाँ से काट लूँगा आपका। मतलब इनडायरेक्टली वही है कि पैसा पहले दे दो, फिर बाद में टैक्स बीक्स का बात करेंगे, अपन पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आगे क्या है, प्रोवाइडेड, यहाँ पर क्या बोलता है, एक्सटेंशन फॉर द पीरियड कैन बी गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ये कौन सा एक्सटेंशन है, जो पीरियड जो है 90 दिन का टाइम दिया है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, फर्दर 90 डेज तक कर सकते हो, आगे हम लोग किधर पढ़ेंगे। बट 90 डेज सिर्फ कब करेंगे एक्सटेंशन, जब प्रॉपर ऑफिसर, जो ऑफिसर होगा वो आपको अलाउ करेगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद सच टैक्स डिपॉजिट शैल बी क्रेडिटेड टू द कैश लेजर एंड कैन बी यूटिलाइज टू मेक द पेमेंट। तो वही ऊपर वाला जो था पॉइंट, क्या था, एक बार हमने एस्टिमेट करके अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी का आपने डिपॉजिट कर दिया तो वो कैश लेजर में चला जाएगा, तो आपको जब लाइबिलिटी आएगी जीएसटी की, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, आपको डबल से मांगा नहीं जाएगा। अगर कम पड़ जाता है टैक्स तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का बेसिक, उनका रजिस्ट्रेशन लेते वक्त उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करके पहले से टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, और 90 दिन से ज़्यादा आपको मिलेगा ना। एक्सटेंशन पॉसिबल है ओनली प्रॉपर ऑफिसर आपको देता है तो। अब क्वेश्चन आता है, सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता कौन है। ये दोनों में से कोई कुछ नहीं होता है उन लोग, बस एक नॉन रेसिडेंट का मतलब जिसके पास इंडिया का पैन नहीं होता है, ठीक है। इंडिया का पैन नहीं होता है, वो बाहर वाला बंदा है, बाहर रेसाइड करने वाला बंदा है, वो यहाँ पर आके बिजनेस करना चाहता है। जैसा ओबामा आ गया वहाँ से इधर, तो ओबामा के पास इंडिया का इनकम टैक्स पैन नहीं है, तो वो यहाँ से आके यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको इंडिया का पैन नहीं है, तो वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बनेंगे। उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही मिलेगा उनको। और बिजनेस जब कर रहे हैं वो, तो वो ओकेशनली कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड ओकेशनली, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में एक चीज़ कॉमन है, ओकेशनली। मतलब वो बिजनेस हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर और सिर्फ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बिजनेस करने आ रहा है और ओकेशनली करने आ रहा है। मतलब उसको ऐसा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसके पास, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मेरा एड्रेस है ये वाला, तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है उसका, वो अलग ही बंदा है। आता है एक दिन, मतलब एक जतरा होता है ना मार्केट में, जतरा तुमने देखा होगा, बहुत सारे जतरे होते हैं, मेला मेला नॉर्मल, ठीक है। तो मेला जब लगता है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मेला, तो उनका जो बिजनेस होता है वैसे होता है, 2 दिन 3 दिन, फिर चले जाते कहीं और। तो सेम वैसे ही है बिजनेस, ओकेशनली होता है। तो ये मीनिंग जो है आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने हाईलाइट किया है। देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ओकेशनली अंडरटेक्स द ट्रांजैक्शन, ठीक है,
वेयर देर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। बट ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास पैन होता है इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया का ही बंदा है। अगर मेरे को मन करता है 2 दिन के लिए मैं बिजनेस 10 दिन के लिए कोई एक बिजनेस स्टार्ट करूँ और 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, तो वो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बना, मेरे पास इंडिया का पैन भी है और मेरे पास कोई प्लेस नहीं है अभी फिलहाल फिक्स्ड, तो मेरे को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। अगर मेरी जगह कोई बाहर से कोई बंदा आता है और सेम यही सोच के लेके आता है, तो वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो कैजुअल टैक्सेबल जैसे ही होता है। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो एक बार रीड करो आप स्टॉप करके, आपको समझ में जरूर आएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसको अच्छे से। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इसका, ठीक है, कंपल्सरी टेक रजिस्ट्रेशन, देर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट दिया नहीं गया है। उसके बाद में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाई स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नीड नॉट टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बोलता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ गुड्स, सर वो कौन से गुड्स है, ये नोटिफिकेशन नीचे जो दिया है ना, वो नोटिफिकेशन में गुड्स को मेंशन किया। आप अगर वो नोटिफिकेशन जाके पढ़ लेते हो, उसमें दिया रहेगा ये गुड्स पे अगर आप बनाते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन के, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं बनता है। ठीक है, आगे क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी हमने पढ़ा था, ठीक है, वो बेनिफिट मिलता है स्मॉल ट्रेडर्स को, तो कॉम्पोजिशन का बेनिफिट भी तुमको नहीं मिलेगा। उसके बाद में प्रोसीजर है, प्रोसीजर 5 दिन पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल कैटेगरी एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द अंडरटेकिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म GST REG01 लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, डिटेल्स फॉर्म कैसा, देखो डिक्लेयर पैन नंबर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इसके पास पैन तो होगा, तो पैन नंबर, मोबाइल नंबर, नॉर्मल आजकल कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो कैसे ये सब डिटेल्स कंपलसरी बन जाते हैं, तो ये फॉर्म में आपको डिटेल्स भर के देना है। वेरिफिकेशन पैन अकाउंट नंबर वैलिडेटेड ऑनलाइन ऑन वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। ये सब लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि आज का ये डेली डिजिटल लाइफ है, ठीक है। उसके बाद में जब ये करोगे आपको TRN नंबर जनरेट होगा, जीएसटी जो साइट है आपको TRN नंबर दे देगी, आप एक बार फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसको बोलता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, वो बेसिस पे आप फिर से क्या कर सकते हो, लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हो। एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये कैजुअल टैक्स पर्सन है, इसको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो मैंडेटरी है, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा लाइबिलिटी और पहले से डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, जो आपका क्रेडिट लेजर या क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा आपको। RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर सेट डिपॉजिट अपेयर्स इन कैश लेजर, एक बार आपका वो कैश लेजर में पैसे जमा दिख गए आपके एस्टिमेटेड लाइफ, तो ही आपको जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी आपको बताया 90 days है, फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकते हैं विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। आगे क्या है, कैजुअल टैक्स आफ्टर सप्लाई, हाँ ओनली आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ लॉ, एक बार सर्टिफिकेट मिला तो ही आप सप्लाई कर पाओगे। एक्सटेंडिंग, ठीक है, 90 days और मैक्स मिलेगा, एक्स्ट्रा 90 days मिलेगा, फर्दर एक्सटेंशन जब प्रॉपर ऑफिसर आपको अलाउड करता है। एप्लीकेशन बोलता है ये सब एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। एडवांस टैक्स आपको दे के रखना पड़ेगा, अभी जो पड़ा है वही रीड हो रहा है। रिटर्न, हाँ रिटर्न किस में, एक बार आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं तो आपको रिटर्न्स भी भरना पड़ते हैं, मंथली रिटर्न्स जो होते हैं, तो आप बिना रिटर्न भरे आप क्लोज नहीं कर सकते अपना। विद इन 90 days जो है आपको पीरियड दिया है स्पेसिफाइड, तो हर पूरा टोटल रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, बट एनुअल रिटर्न आपको भरने की जरूरत नहीं, एनुअल रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। जैसा प्रेजेंट फर्निश ओनली फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B इलेक्ट्रॉनिकल थ्रू कॉमन पोर्टल, तो ये रिटर्न है, ये सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करने से सर्टिफिकेट मिलता है। रिटर्न्स क्या होता है, हर महीने आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल्स भेजना पड़ता है कि भाई मैंने इतना सेल किया, इतना परचेस किया, इतना कमाया, इतना टैक्स है, इतना भर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट रिक्वायर टू फाइल एनुअल रिटर्न, ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा बिजनेस है, किधर साल भर का बिजनेस रिटर्न भरवा रहे हैं उनसे, राइट। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं रोज का डेली का, उन लोग को एनुअल रिटर्न होता है। आगे क्या, ITC ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इनको भी
मिलता है। रिफंड एलिजिबल है एडवांस टैक्स में। अगर आपको लगता है कि मेरा टैक्स भरना कम आ गया और मैंने पैसे ज़्यादा भर दिए डिपॉजिट में, तो आप वो पैसा रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म दिया है कैसा करना है कैसा नहीं रिफंड क्लेम, सिर्फ थ्योरी है, एक बार रीड करो, नहीं समझा तो बता देना। क्वेश्चन है यहाँ पर illustration 17, Mr. Gold runs a retail shop for the handmade jewelry, is registered in Chennai, planning to sell jewelry at exhibition Mumbai to held 1st to Jan, advise him to regard registration। तो एक एग्जीबिशन चलाना चाहता है और एग्जीबिशन जैन 10 दिन का कुछ रजिस्ट्रेशन है, तो वो क्या बोलना चाहता है कि रजिस्ट्रेशन एडवाइज देम रिगार्ड्स द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो वो बंदा जो भी है उसको किधर करना है, चेन्नई में रहता है वो, ठीक है, मुंबई में उसको क्या करना है, सप्लाई करना है, मतलब एक एग्जीबिशन रखना है। अब एग्जीबिशन रखने के लिए मुंबई में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए उसको बताओ। सिंपल है, अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, बहुत दिन के लिए रुकने नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ 10 दिन के लिए बिजनेस करके निकलना है उसको, तो उसको एडवांस में गवर्नमेंट के पास जाके 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेने से पहले उसको एडवांस भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ तो उसको करना ही है, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो वही बोल रहा है, गोल्ड शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्स विद इन 5 days प्रायर टू द एग्जीबिशन एंड मेक एडवांस पेमेंट टू टैक्स लायबिलिटी। सिंपल है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने जो देखा सेम टू सेम नॉन रेसिडेंट है, बट एक ही का फर्क है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के पास, सॉरी 2 चीज़ फर्क है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के पास इंडिया का पैन नहीं होता है, तो वो अदर कंट्री का जो कंट्री में रह रहा है वो वहाँ का इनकम टैक्स का जो भी पैन जैसा होगा, पैन जैसा राइट, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, तो वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। प्लस उसको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आईटीसी का क्रेडिट अवेलेबल था बट इसको अवेलेबल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। बाकी सब प्रोसीजर सेम है, बट उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग है। देखो क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट ओकेशनली, इसका भी क्या, ओकेशनली इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड रेसिडेंस इन इंडिया। वो घर रहता भी नहीं है इधर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो रहता है इधर। नो कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बन जाता है उसका। रजिस्ट्रेशन क्या है, 5 days प्रायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बदल गया है, अच्छे से याद रखना। यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 है, उसका फॉर्म क्या था, अलग था उसका फॉर्म, हाँ 09 था, इसका 01 था, ठीक है, फर्क है दोनों में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं है वो पढ़ने से पता चलेगा आपको। तो पासपोर्ट, टिन, यूआईडीएन, पैन, तो ये सब पासपोर्ट क्यों लाया, क्योंकि वो एनआईआर है, सॉरी एनआईआर बोलता है अपना, नॉन रेसिडेंट है वो, ठीक है। उसके बाद ना सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी सेम सबमिट, ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरो, इलेक्ट्रॉनिक, फिर टीआरएन जनरेट होगा, फिर वो ये एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आएगा। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सिग्नेचर, वेरिफिकेशन, एडवांस टैक्स, आरसी, सप्लाई ऑफ सर्विस, वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट वही 90 days वाला है, सेम। एक्सटेंडिंग रूल्स मैक्स 9, सेम। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद रखना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर अच्छे से देखोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो नहीं अवेलेबल है। और इसका रिटर्न जो है, इसका रिटर्न किस में जाएगा, फॉर्म जीएसटी 5 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, नॉन टैक्सेबल पर्सन का। तो क्या करना है, सब नोट करके लेना बगल में कि ये पर्सन पे ये रिटर्न जाता है, ये पर्सन पे, क्योंकि याद तुमको रखना है, ठीक है, याद रखना है। और वही चीज़ तुमको अगर एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में अटेंड करना है, अगर नहीं आता तो याद करके तुमको लिखना है वो चीज़, तुम्हें ही लिखना है, मुझे नहीं लिखना है एग्जाम, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। रिफंड का एक शॉर्ट सा इन्होंने टेबल बनाया है, वो टेबल देखो, टेबल बहुत अच्छा दिया है। और ये अभी जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया वही चीज़ है ये,
मांगता है तो रोक लो वीडियो और एक बार देख लो इसको, आपको समझ में आएगा। कोई फ़र्क नहीं, दोनों में छोटा सा फ़र्क है। आईटीसी का एक याद रखना, और एक में पैन होता है एक में पैन नहीं होता है, बस ये याद रखना, बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो यहाँ पर रोक देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ पोर्शन कवर कर लेता हूँ, प्रोसीजर बच जाता है और कुछ नहीं बचेगा। और आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना और कोई टॉपिक जो है मुझे डालना चाहिए बिफोर आपके एग्ज़ाम्स के। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। चलिए, थैंक यू, बाय।